नमस्कार। आज हम दुनिया के एक बहुत बड़े और बहुत ही खास हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, टेगा जलवायु। इसे बोरियोल 1 या उप आर्कटिक जलवायु भी कहते हैं। हमारे पास टेगा जलवायु .pdf से कुछ ज़रूरी जानकारी है। आज का मकसद है इस अनोखे ठंडे इलाके की अहमियत और चुनौतियों को थोड़ा गहराई से समझना। मैंने सुना है कि यहाँ सर्दियाँ इतनी लंबी और भयानक होती हैं कि हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल, ये उत्तरी गोलार्ध में फैली एक बहुत बहुत बड़ी पट्टी है, आर्कटिक टुंड्रा के ठीक दक्षिण में। और हाँ, आपने सही कहा, यहाँ की जो चरम मौसमी स्थितियां हैं वही इसकी खास पहचान है। ये पृथ्वी के इकोसिस्टम का एक नाजुक पर बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये टेगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वो कोपेन वर्गीकरण में DFC कहते हैं, यानी बहुत ठंडी लंबी सर्दियां और छोटी ठंडी गर्मियां वाला इलाका, ये फैला कहाँ कहाँ है? जैसे साइबेरिया, कनाडा, ये नाम तो आते हैं दिमाग में। हाँ हाँ, ये इलाके तो इसके गढ़ हैं। बिल्कुल, उत्तरी अमेरिका में देखें तो कनाडा और अलास्का का एक बड़ा हिस्सा है। यूरोप में स्कैंडिनेवियाई देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और उत्तरी रूस। और एशिया में तो साइबेरिया का बहुत बड़ा हिस्सा, साथ ही उत्तरी मंगोलिया और चीन के भी कुछ हिस्से इसमें आ जाते हैं। मूल रूप से ये वो जमीन है जहां सर्दियां बहुत लंबी खींचती हैं, करीब 6 से 8 महीने तक। और तापमान अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। बाप रे, -30 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियां क्या वो भी बस नाम के लिए होती हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, गर्मियां बहुत छोटी होती हैं, मुश्किल से 1 से 3 महीने की। और तापमान भी औसतन 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। अच्छा। ज्यादातर बारिश भी इसी दौरान होती है। सर्दियों में तो मुख्य रूप से बर्फ ही गिरती है, तो कुल मिला के देखें तो नमी मध्यम से कम ही रहती है यहाँ। और ऐसे माहौल में पेड़ पौधे कैसे पनपते होंगे? स्रोत में वो शंकुधारी वनों का जिक्र था। बिल्कुल, यहाँ स्प्रूस, चीड़ यानी पाइन, लार्च और देवदार यानी फर जैसे पेड़ों का दबदबा है। शंकुधारी मतलब कोन वाले पेड़। इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं, पतली और नुकीली। इससे 2 फायदे हैं, एक तो पानी कम उड़ता है, दूसरा बर्फ उन पे ज्यादा टिक नहीं पाती, फिसल जाती है। अच्छा, ये तो चालाकी है प्रकृति की। हाँ, और इनकी जड़ें भी ज्यादा गहरी नहीं जाती, क्योंकि मिट्टी अक्सर या तो जमी हुई होती है या फिर उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। तो ये पेड़ यहाँ के मुश्किल हालात के लिए समझे कि पूरी तरह ढल चुके हैं। आपने अभी जमी हुई मिट्टी की बात की, ये पर्माफ्रॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और समझाएंगे? इसका असर क्या होता है असल में? हाँ, पर्माफ्रॉस्ट। देखिए, पर्माफ्रॉस्ट का मतलब है वो जमीन जो कम से कम 2 साल से लगातार 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर जमी हुई है। टैगा के एक बहुत बड़े हिस्से में ये पर्माफ्रॉस्ट पाया जाता है और इसका असर बहुत गहरा होता है। एक तो ये पानी को नीचे रिसने से रोकता है, जिसकी वजह से सतह पर पानी जमा हो जाता है और दलदली इलाके बन जाते हैं, जिन्हें मस्केग कहते हैं। अच्छा। दूसरा, ये जमी हुई मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल बेकार होती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात अब ये है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है। हाँ, ये मैं पूछने वाला था, इसके पिघलने से क्या हो रहा है? इसके पिघलने से जमीन अस्थिर हो जाती है, धंसने लगती है। इससे वहां बनी इमारतें, सड़कें, पाइपलाइनें सब तबाह हो सकती हैं। और एक और बहुत गंभीर बात है, इस जमी हुई मिट्टी में हजारों सालों से भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जमा है। जब ये पिघलती है तो ये पदार्थ सड़ने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं। ओ, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रहा है? बिल्कुल, ये एक तरह का खतरनाक फीडबैक लूप है। वार्मिंग से पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, जिससे और गैसें निकलती हैं जो वार्मिंग को और तेज करती हैं। ये तो वाकई बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, इतनी मुश्किल जगह पर इंसान कैसे रहते हैं? बस्तियां तो बहुत कम होंगी ना? हाँ, जाहिर है, यहाँ आबादी बहुत कम है, विरल है, जीवन बहुत कठिन है। खेती की गुंजाइश तो न के बराबर है। कड़ाके की ठंड, सर्दियों में लंबी अंधेरी रातें और पर्माफ्रॉस्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें या इमारतें बनाना और उनकी देखरेख करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो फिर वहाँ के लोग करते क्या हैं? वहाँ रहने वाले जो स्वदेशी समुदाय हैं या जो बाद में बसे हैं, वो अक्सर शिकार, मछली पकड़ने या फिर जंगलों से मिलने वाली चीजों जैसे लकड़ी वगैरह पर निर्भर करते हैं। कुछ जगहों पर खनन भी होता है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद पर्यावरण के नजरिए से देखें तो ये इलाका बहुत अहम होगा। बेहद अहम।
ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी बायोम है, मतलब जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक क्षेत्र। इसके जो विशाल जंगल हैं और यहाँ की मिट्टी, वो भारी मात्रा में कार्बन सोख कर जमा रखते हैं। एक तरह से ये पृथ्वी के कार्बन सिंक या कहें कार्बन बैंक। कार्बन बैंक सही शब्द है। हाँ, ये जलवायु को स्थिर रखने में बहुत मदद करते हैं और यहाँ की जैव विविधता भी अनोखी है। भालू, भेड़िए, लिंक्स, मूस, रेंडियर जैसे कई बड़े जानवर यहाँ के ठंडे माहौल में रहने के लिए खास तौर पर अनुकूलित है। तो कुल मिलाके टेगा एक विशाल, ठंडा, शंकुधारी जंगलों वाला क्षेत्र है। ये दिखने में भले ही शांत लगे, पर अंदर से बहुत गतिशील है और पूरी दुनिया के लिए इसके मायने हैं।